नमस्कार साथियों, मैया पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना जो सेशन है वो आर्थिक समीक्षा 2024-25 से संबंधित है, जिसका अपने आर्थिक समीक्षा की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उस टेस्ट सीरीज का जो मेगा टेस्ट था उसका पार्ट 2 सॉल्यूशन है, जिसमें 250 क्वेश्चंस टोटल थे, जिनमें से 125 का अपन सॉल्यूशन कर चुके थे। 126 टू 250 क्वेश्चंस के बीच का सॉल्यूशन आज अपन सोल्व करेंगे। और स्पेशली ये सॉल्यूशन अपने काम में आएगा। अभी लेटेस्ट एग्जाम अपने 3rd ग्रेड का रीट वाला एग्जाम है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो अच्छे से क्लास अटेंड कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस क्लास का बेनिफिट्स ले सके। स्टार्ट करते हैं क्लास। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार?
सितंबर 2024 तक कुल जमा राशि में वृद्धि 11.36% हुई। सितंबर 2024 तक कुल ऋण राशि में वृद्धि 13.76% हुई। सितंबर 2024 तक ऋण जमा अनुपात 86.92% था। सितंबर 2024 तक कुल बैंक शाखाएं 8,631 थी। इनमें से कौन सा है जो नमस्कार इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है या गलत है? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो असुमेलित है या गलत है? 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो आपका सुमेलित नहीं है? नमस्ते। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपका इसमें सुमेलित नहीं है। सितंबर 2024 तक कुल जमा राशि में वृद्धि 11.36% बिल्कुल सही है। सितंबर 2024 तक कुल ऋण राशि में वृद्धि 13.76% बिल्कुल सही है। सितंबर 2024 तक ऋण जमा अनुपात 86.92%। ऋण जमा अनुपात मींस कि जो आपने डिपॉजिट बैंकों में टोटल हुआ है राजस्थान के अंदर, उसमें से कितना लोन दिया गया है वो है आपका 86 रुपए 92 पैसे 100 में से लोन दिया गया है। और सितंबर 2024 तक कुल बैंक शाखाएं कितनी थी? ये आपका गलत है। बैंक शाखाएं आपकी थी 8,531। कितनी थी? 8,531 बैंक शाखाएं टोटल थी। कब तक? सितंबर 2024 तक। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही आपका? इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? सितंबर 2024 तक 9,660 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा थी। सितंबर 2024 तक 40.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बैंक शाखा थी। सितंबर 2024 तक कुल जमाओं में 7.03 लाख करोड़ थी और सितंबर 2024 तक कुल ऋण 6.15 लाख करोड़ रुपए था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 9,660 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा मींस की आपकी टोटल जनसंख्या में बैंक की शाखाओं को डिवाइड करने के बाद में जो आएगा आंसर वो होता है 9,660 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा है। टोटल क्षेत्रफल में बैंक शाखाओं को भाग देने पर कितने किलोमीटर पे एक शाखा है वो आंसर आएगा आपका। तो 40.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बैंक शाखा है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ये भी सही है। सितंबर 24 तक कुल जमाएं, कुल डिपॉजिट जो बैंकों में था वो 7.03 लाख करोड़ था, ये भी आपका सही है। जो आपका कुल ऋण था वो 6.11 करोड़ लाख करोड़ था। कितना था? 6.11 लाख करोड़ रुपए कुल आपका ऋण था। जमाएं 7.03 सही है आपका। जमाएं जो है वो ऑप्शन सही है आपका। डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है कि उसमें कुल जो ऋण जमा अनुपात ऋण था वो आपका 6.15 लाख करोड़ था। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 24 तक कुल कितने व्यवसायिक संवाददाता बीसी कार्यरत है? बीसी में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, जो आपको बैंकिंग सेवाएं जो उपलब्ध होती है, जो बैंक में नहीं जाकर जो ई मित्र वाले जो उन्होंने कर रखा है वहां पे जो बैंकिंग सेवा जो मिलती है उसको बीसी पॉइंट बोलते हैं। व्यवसायिक संवाददाता या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो बैंक के बिहाफ पे आपको सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं, उनको लिमिटेड सेवाएं प्रोवाइड करने का लाइसेंस दिया जाता है और उसके आधार पे वो उनको सेवाएं आपको प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेड डिपॉजिट आपको 30,000 तक डिपॉजिट कर सकते हो, 30,000 रुपए तक आप निकासी कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट ओपन, अगर आपको कहीं पे भी अकाउंट नहीं है आपका तो वहां पे आप अकाउंट भी खुलवा सकते हो। ऐसी सेवाएं हैं जो आपको बिजनेस पॉइंट बीसी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट पे आपको अवेलेबल होती है। तो टोटल 91,762 आपके टोटल है। बिल्कुल सही आंसर आपका एमएल पंवार जी, करेक्ट ऑप्शन आपका। अच्छी है तैयारी आपकी। नेक्स्ट आपका है दिसंबर 2024 तक कुल कितने प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए? प्रधानमंत्री जनधन खातों की शुरुआत 2015 से हुई थी।
और ये खाते उन लोगों के लिए खोले जाते हैं जो बैंकिंग सेवाओं तक नहीं पहुंच पाए और अफोर्डेबल कॉस्ट में, मींस कि कम से कम कीमत पर उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिल सके, इसके लिए स्कीम की शुरुआत की गई थी 2015 में। और जनधन खातों के अंतर्गत आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अलावा आपको एटीएम कार्ड जो मिलता है उसके ऊपर इंश्योरेंस कवर्ड मिलता है, क्योंकि रुपए एटीएम कार्ड मिलता है उस पर एक्सीडेंटल रिस्क कवर मिलता है। प्लस अगर आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अगर अच्छा है, टाइम टू टाइम प्रॉपरली लेन देन किया है, तो आपको 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी इसके ऊपर मिलती है। ये जनधन खातों के बेनिफिट्स है। तो कुल कितने जनधन खाते दिसंबर 2024 तक खोले गए? तो 3.67 करोड़ खाते जो है वो दिसंबर 2024 तक खोले गए। कितने? 3.67 लाख। और जनधन खाता वही व्यक्ति खुलवा सकता है जिसका पहले से बैंक में अकाउंट नहीं है। बिल्कुल सही आपका आंसर, कि जिसका पहले से बैंक में अकाउंट नहीं है वही व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 तक कुल कितने प्रधानमंत्री जनधन खातों को आधार कार्ड से जोड़ा गया? आधार कार्ड से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी भी है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी भी है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, जब तक अकाउंट से आधार कार्ड जुड़ा हुआ नहीं होगा तब तक आपको उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। तब तक आपको आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ तब तक आपको उससे संबंधित सुविधा नहीं मिलेगी। तो कुल कितने खाते हैं जो आपके जनधन खाते जो आधार कार्ड से जोड़े गए? आंसर दीजिए आप। कुल कितने अकाउंट्स को जनधन खातों से जोड़ा गया है? तो 92.06% अकाउंट्स को जो है आपके आधार कार्ड से जोड़ा गया है। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले कुल पर्यटक कितने थे? जो 2024 में राजस्थान में जो पर्यटक आए हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे टूरिज्म का बिजनेस बहुत बड़ा है, तो कुल पर्यटक है वो कितने आए थे? कुल कितने पर्यटक राजस्थान में दिसंबर वर्ष 2024 में विजिट किए थे? कितने टूरिस्ट जो है वो 2024 में विजिट किए थे? तो कुल जो विजिटर थे, टूरिस्ट विजिटर थे, वो आपके थे टोटल 2300.84 लाख। 2300.84 लाख लोगों ने 2024 में राजस्थान का दौरा किया था एज ए टूरिस्ट। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले विदेशी पर्यटक कितने थे? अब आपने यहाँ पे देशी और विदेशी दोनों आते हैं, कुछ डोमेस्टिक भी है, कुछ विदेशों से भी आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। तो विदेशी पर्यटक थे वो टोटल कितने विजिट किए थे 2024 में? कितने विदेशी पर्यटकों ने विजिट किया था? कुल कितने विदेशी पर्यटक थे जिन्होंने 2024 में राजस्थान का दौरा किया था? बिल्कुल सही है आपका, 2300.84 लाख टोटल थे। अप्रोक्सीमेटली 2300 लाख जो है वो विजिटर्स, टूरिस्ट विजिटर्स थे 2024 में। अब 2024 में विदेशी पर्यटक कितने थे जो अपने देश के अलावा दूसरे देशों से जो आने वाले थे, वो कितने थे टोटल? कितने थे वो टोटल? आपके 20.72 लाख, 20.72 लाख जो है टोटल विदेशी पर्यटक आए थे। बिल्कुल सही आपका कुमार जी, कि 20.72 लाख जो है वो विदेशी पर्यटक आए थे 2024 में। नेक्स्ट आपका, वर्ष 2024 में राजस्थान के किस जिले में पर्यटक सर्वाधिक आए? कौन सा जिला था जहां पे सबसे ज्यादा पर्यटक आए थे? किस जिले में आपके सबसे ज्यादा पर्यटक आए थे 2024 में? सबसे ज्यादा पर्यटक किस जिले में आए थे? तो 2024 में जो पर्यटक आए थे वो सबसे ज्यादा आपके किस में आए थे? सीकर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा विजिट हुआ था। कहां पे हुआ था? सीकर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आए थे। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको जिलों के साथ में पर्यटकों की संख्या को सुमेलित करना है कि किस जिले में कितने पर्यटक आए थे। जिले के साथ में उसमें विजिट करने वाले पर्यटकों की संख्या का मिलान करना है। सीकर 276.61 लाख, चित्तौड़गढ़ 241.94 लाख, अजमेर 225.89 लाख और जैसलमेर 224.16 लाख जो है वो आपके जो पर्यटक है वो विजिट किए थे। सीकर में कितने आए थे?
276.61 लाख, चित्तौड़गढ़ में 241.94 लाख, अजमेर में 225.89 लाख और जैसलमेर का दौरा करने वाले बैठे थे 224.16 लाख। तो आपका पहला ऑप्शन है वो सही हो गया, 1 2 3 4। और सबसे ज्यादा विजिट कहाँ किए थे? सीकर में। और सेकंड आपका है चित्तौड़गढ़, थर्ड आपका अजमेर और फोर्थ आपका जैसलमेर। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए जिला और विदेशी पर्यटकों की संख्या। पहला था कुल पर्यटकों की संख्या, कुल पर्यटक और देशी पर्यटकों के हिसाब से आपका टोटल के हिसाब से सीकर सबसे अव्वल था और विदेशी पर्यटकों के हिसाब से आपका जयपुर सबसे ज्यादा था। तो कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या और जिलों को सुमेलित कीजिए कि कुल विदेशी पर्यटक और जिलों को आपको सुमेलित करना है। जयपुर 6.23 लाख, उदयपुर 4.83 लाख, जोधपुर 2.07 लाख और जैसलमेर 1.61 लाख। 1 2 4 3 1 2 4 3 जो है वो आपका ऑप्शन सही है कि जयपुर में 6.23 लाख जो है विदेशी पर्यटक आए थे, उदयपुर में 4.83, जोधपुर में 2.07 लाख और जैसलमेर में 1.61 लाख। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024 में राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आए थे? कौन सा देश था जहां से सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए थे? किस देश से सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक 2024 में आपके आए थे? राजस्थान में। राजस्थान में आने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा पर्यटक किस कंट्री से आए थे? तो सबसे ज्यादा जिस कंट्री से आए थे वो कौन सा था आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे ज्यादा पर्यटक जो है अपने यहाँ पे घूमने के लिए आए थे 2024 में। बिल्कुल सही है आपका। 2024 में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए वो आपके आए थे कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से या यूएसए से। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 9 से 11 दिसंबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? राइजिंग राजस्थान समिट 2024 डेट याद रखना, 9 से 11 दिसंबर के बीच में हुआ था। के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य? सही कथन पहचाने आपका। पहला तो यहाँ पे प्रश्न यही उठता है कि कब से कब तक हुआ था, तो 9 से 11 दिसंबर के बीच में हुआ था, याद रखना ये, क्योंकि कभी कभी डेट भी आपको पूछी जाती है कि राइजिंग राजस्थान समिट है 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो डेट भी विशेष याद रखना। अब उससे संबंधित कौन सा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो राइट है। पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश के 1320 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कितने? टोटल 1320 एमओयू है वो साइन किए गए थे ड्यूरिंग द राइजिंग राजस्थान समिट। दिसंबर 24 तक 96,967.61 करोड़ 96,967.61 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। कब तक? दिसंबर 24 तक। दिसंबर 24 तक 2,02,607 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने का प्रस्ताव है। और राइजिंग राजस्थान समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया था? जयपुर में। आपके चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है आपका पवन जी कि चारों स्टेटमेंट सही है। अब यहां से प्रश्न कहां से आपको निकल के आएगा? राजस्थान राइजिंग समिट कब हुआ? 9 से 11 दिसंबर को। टोटल कितने? 1320 एमओयू साइन हुए। टोटल अमाउंट कितना था? 96,967.61 करोड़। कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? 2,02,607 व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। और कहां पे आयोजित हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ। कहां पे आयोजित हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ। अभी ये 24 वाला ही है। राजस्थान में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के बारे में सत्य कथन कौन सा है? कि जो डोमेस्टिक पर्यटक है उनको बढ़ावा देने के लिए, अपने देसी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जो बनाया गया उसके बारे में सही कथन कौन सा है? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 13 से 15 सितंबर 2024 को जयपुर में किया गया। कहां पे किया गया? जयपुर में। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में पूरे भारत से 650 अभिकर्ताओं ने भाग लिया। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट राजस्थान से 600 से ज्यादा विक्रेताओं ने भाग लिया और डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में 13,500 से अधिक B2B बैठकें, बिजनेस टू बिजनेस बैठक है वो आयोजित की गई थी 2024 डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट।
तो आपके चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही है। चारों ऑप्शन आपके जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पर्यटन के संदर्भ में? किसके आधार पे? पर्यटन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सही है? दिसंबर 24 तक कुल निवेश राशि 3,599.23 करोड़ रुपए। दिसंबर 24 तक 259 पर्यटन इकाइयों को अनुमोदन दिया गया और लगभग 12,000 व्यक्तियों को रोजगार संभावित है। इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? तो आपके सभी के सभी स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है। नेक्स्ट आपका है, दिसंबर 24 तक कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए गए थे? दिसंबर 24 तक कितनी जो है इंस्टीट्यूट जो है वो आपके जो संपत्तियां जो है उनको हेरिटेज संपत्तियों के रूप में प्रमाण पत्र जारी किया गया था? कितनी संपत्तियों को हेरिटेज संपत्तियों के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे? जी नहीं, 27 संपत्तियां जो थी उनको हेरिटेज संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए थे। कितने को? 27 जो है उनको, बिल्कुल सही सर, 27 संपत्तियों को हेरिटेज संपत्ति प्रमाण पत्र जो है वो दिए गए थे 2024 में अप टू दिसंबर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था के तौर पे या इंस्टीट्यूट के तौर पे स्थापित किया गया था। उसकी स्थापना है वो कब की गई थी? राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड है, उसकी स्थापना कब की गई? बिल्कुल 27 टोटल हेरिटेज संपत्ति है जिनको पिछले साल हेरिटेज का प्रमाण पत्र जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए थे। अब है आपका पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी संस्था है ये, जिसको स्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? बिल्कुल सही आपका 1 अप्रैल 1979 को, 79 को जो है वो, रिजल्ट का नहीं, अभी तो आरपीएससी एग्जाम्स करवाने की स्पीडली मूड में, इंटरव्यू भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े बट एग्जाम टाइमली और स्पीडली करवा रही। वहां तो सिंगल बेच से अगर स्टे भी आ रहा है तो भी वो डबल बेच में जाके एग्जाम तो करवा ही रहे। रिजल्ट का और इंटरव्यू कब तक आयोजित होंगे यह भी कुछ कह नहीं सकते। तो 1 अप्रैल 1979 को, बिल्कुल फवाद बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1979 को। नेक्स्ट आपका है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की टैगलाइन क्या है? अब जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जो स्थापित किया गया है उसकी टैगलाइन कौन सी है? क्या टैगलाइन है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की? तो टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य जो है। फोर्थ ग्रेड के बारे में क्या दो शब्द सुनना चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं, पधारो हमारा देश नहीं है। राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड की जो टैगलाइन है वो है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये इसकी टैगलाइन है राजस्थान विकास निगम लिमिटेड की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के संदर्भ में। होटल, मोटल, कॉफी हाउस और जनता आवास में जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है उसके द्वारा संचालित कुल होटल कितने हैं, मोटल कितने हैं, कॉफी हाउस कितने और जनता आवास गृह कितने? तो होटल 39 संचालित है, मोटल 18, कॉफी हाउस जो है वो 8 है और जनता आवास गृह है वो 1 है जो राजस्थान विकास निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित है। ये ऑप्शन आपका सही है कि टोटल 39 होटल, 18 मोटल, 8 कॉफी हाउस और 1 जनता आवास गृह जो है वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक राजस्थान में कुल कितनी फिल्मों की शूटिंग की गई थी? कुल कितनी फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में
वर्ष 2024-25 में अप टू दिसंबर 2024 तक की गई थी। तो कुल कितनी फिल्मों की शूटिंग की गई थी 2024-25 में? 2024-25 में आपके टोटल कितनी की गई थी? 39 फिल्मों की शूटिंग की गई थी। कितने की गई थी? 39 फिल्मों की शूटिंग की गई थी 2024-25 में। नेक्स्ट आपका है, राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? कितने स्थल है टोटल राजस्थान के? बिल्कुल सही, आपका 39 जो है वो फिल्मों की शूटिंग की गई थी 2024-25 में अप टू 2024। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान के कितने स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए अभी तक? कितने हैं टोटल? कुल आपके कितने जो है वो विरासतें? बिल्कुल सही आपका पावर जी, आपके 9 स्थल ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया अभी तक। कितने हैं? 9 स्थल ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? इनमें से कौन सा स्थल है जो विश्व की जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो है उसमें शामिल है? कौन कौन से स्थल जो है वो शामिल है इनमें से? जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला और रणथंभौर का किला। इनमें से कौन कौन से किले हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है? किसमें? विश्व धरोहर सूची में। कौन कौन से जिले किले? जैसलमेर का किला है, बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ का किला भी है, आमेर का किला भी है और रणथंभौर का किला वो भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो कौन कौन से हो गए आपके? चारों जो स्थल जो है वो आपके इसमें विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को की में शामिल है। बिल्कुल सही आपका आंसर। चारों जो है जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर और रणथंभौर का किला जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट आपका है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब से लागू की गई? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, बिल्कुल सही, 2024 है वो कब से लागू की गई? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 जो है वो कब से लागू की गई? तो 24 जो है आपकी कब से लागू की गई है? 4 दिसंबर 2024 से पर्यटन इकाई नीति 2024 जो है वो लागू की गई है। मैया पाठशाला पर आपको मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 14% डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको, 14%। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो अभी आपके लिए सही और उचित अवसर है, क्योंकि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आपको जो है 13 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में, कब से कब तक है? 13 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में 14% डिस्काउंट सभी कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज पे अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है JN14। क्या यूज करना है? JN14 को यूज करके और आप पे मैया पाठशाला से कोई भी कोर्स में 14% तक की छूट ले सकते हो, सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। अगर कोई भी डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करके डिटेल भी ले सकते हो। तो अगर कोई भी भाई तैयारी कर रहा है तो अभी विशेष ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए कितनी राशि खर्च की है? जो पुरातत्व स्थल जो है उनके विकास के डेवलपमेंट के लिए और उनके जीर्णोद्धार के लिए जो है वो जो है जीर्णोद्धार विभाग ने, पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने कितनी राशि अभी तक खर्च की है दिसंबर 2024 तक? क्योंकि उनको सही उनका विकास करना और उनको संरक्षित रखना अनिवार्य, इसके लिए हर साल पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो है वो उनको जीर्णोद्धार के लिए, उनके रख रखाव के लिए और उनकी मरम्मत के लिए कुछ न कुछ राशि खर्च करता है। तो कुल राशि जो है दिसंबर 24 तक 24-25 में कितनी खर्च की गई? तो 2018.48 लाख रुपए जो है, 48 लाख करोड़ रुपए जो है वो उसने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने खर्च किए हैं। किसके लिए? जो आपके हेरिटेज स्थल जो है
उनके जीर्णोद्धार और विकास के लिए। वर्ष 2024 में गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो में सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार किस होटल को मिला? वर्ष 2024 में गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो में सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? वर्ष 2024 में गुजरात ट्रेवल फेयर अवार्ड जो है एक्सपो में वो दिया गया था आपको आरटीडीसी होटल केसल झुमरवाड़ी सवाईमाधोपुर को वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसमें? गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो में। राजस्थान गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो में वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार जो है वो किसने जीता था? आरटीडीसी होटल केसल झुमरवाड़ी सवाईमाधोपुर है उसको मिला था। राजस्थान ने पर्यटन में उत्कृष्टता के लिए 2024 में कौन से पुरस्कार जीते थे? पर्यटन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2024 में राजस्थान ने कौन कौन से पुरस्कार जीते थे? याद रखना, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टाइप के। कौन कौन से? बेस्ट डेकोरेशन एंड डिजाइन पुरस्कार मुंबई में जीता था। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो में। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाय स्टेट पुरस्कार, ब्रांड कैंपेन ऑफ द ईयर पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार है जो राजस्थान ने 2024 में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हासिल किए थे। तो चारों ऑप्शन आपके सही है। कौन कौन से? बेस्ट डेकोरेशन एंड डिजाइन पुरस्कार मुंबई, सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार गुजरात ट्रेवल फेयर एक्सपो और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाय स्टेट पुरस्कार और ब्रांड कैंपेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है राजस्थान ने पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट आपका है राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए पर्यटक सहायता बल अभियान। याद रखना कौन सा? पर्यटक सहायता बल अभियान के बारे में सत्य कथन कौन सा है? पर्यटकों की सुरक्षा के लिए क्या शुरू किया गया? पर्यटक सहायता बल अभियान। याद रखना क्योंकि इसी तरह से प्रश्न आजकल उठ के आते हैं कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक सहायता बल अभियान शुरू किया गया था। अभियान 15 फरवरी 2024 से शुरू किया गया। कब किया गया? 15 फरवरी 2024 से शुरू किया गया था। अभियान 19 जिलों में शुरू किया गया। कितने जिलों में? टोटल 19 जिलों में उसको स्टार्टिंग में शुरू किया गया। शुरू में 250 पर्यटक सहायता बल कर्मियों को तैनात किया। कितने? स्टार्टिंग में 250 पर्यटक सहायता बल है वो तैनात किए गए थे और मुख्य उद्देश्य पर्यटकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार व असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना। और जो उद्देश्य था वो क्या, किस टारगेट के साथ में ये शुरू किया गया, किस ऑब्जेक्टिव के साथ में शुरू किया गया था कि पर्यटकों के प्रति एक संवेदनशील और अच्छा व्यवहार करे और असामाजिक तत्व जो है पर्यटकों के प्रति जो परेशानियां खड़ी करते हैं उन पर कार्रवाई करना। क्या करना? उनके ऊपर कार्रवाई करना। तो आपके चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला क्या? अभियान 15 फरवरी 2024 से 19 जिलों में अभियान, 250 शुरू में सहायता बल कर्मी और जो ऑब्जेक्टिव था उसका शुरू करने का, सहायता बल शुरू करने का, पर्यटक सहायता बल का, वो ऑब्जेक्टिव क्या था? पर्यटकों के प्रति संवेदनशील और अच्छा व्यवहार करना, साथ में असामाजिक तत्व जो है जो पर्यटकों के साथ में गलत हरकतें करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई करना। नेक्स्ट आपका है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है? जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा राजस्थान सरकार के द्वारा करवाई जाती है, जो बुजुर्ग है उन लोगों को फ्री में तीर्थ यात्रा राजस्थान सरकार के द्वारा अपने खर्चे से करवाई जाती है, उसके बारे में सत्य कथन कौन सा है? वर्ष 2024-25 जनवरी 2025 तक ट्रेन द्वारा 21,321 तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराई गई। वर्ष 2024-25 में जनवरी 25 तक में हवाई जहाज द्वारा 1802 तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाई गई। वर्ष 2024-25 में जनवरी 25 तक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पर 65 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कितने खर्च किए गए? 65 करोड़ 21,321 को रेल से और 1802 तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा करवाई गई। तीनों ऑप्शन आपके जो है वो सही है। किससे संबंधित? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित। कि टोटल जनवरी 25 तक 21,321 को ट्रेन से 1802 व्यक्तियों को हवाई यात्रा और 65 करोड़ रुपए टोटल जो सरकार ने है वो किस पे खर्च किए थे? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो है उस पे खर्च किए थे। नेक्स्ट आपका है सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2024 4.0 में राजस्थान का स्कोर क्या था? कौन सा?
4.0 में राजस्थान का स्कोर क्या था? 4.0 में राजस्थान का स्कोर था वो 67 था। कितना था? 67 जो है वो राजस्थान का स्कोर था सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में 2024 में। जिलेवार राजस्थान एसडीजी सूचकांक 2024 5.0 में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पर किस जिले का स्थान था? एसडीजे जो इंडेक्स 2024 का 5वां संस्करण था उसमें सबसे बेस्ट जिला कौन सा था और सबसे खराब परफॉर्मेंस या सबसे खराब प्रदर्शन किस जिले का था, वो आपको इसमें से चूज करना है। ये आप बताइए कि सबसे खराब कौन सा था और सबसे अच्छा जिला कौन सा था एसडीजे सूचकांक 2024 संस्करण 5वां संस्करण का। आंसर दीजिए आप लोग। झुंझुनू सबसे बेस्ट और जैसलमेर का सबसे खराब प्रदर्शन था। झुंझुनू का सबसे अच्छा प्रदर्शन था और जैसलमेर है उसका सबसे खराब प्रदर्शन था। किसमें? जो एसडीजे सूचकांक 2024 5.0 जो था उसके अंदर सबसे बेस्ट झुंझुनू और सबसे खराब जैसलमेर का प्रदर्शन है। जिलेवार राजस्थान एसडीजे सूचकांक 2024 5.0 में झुंझुनू का स्कोर क्या था? झुंझुनू है उसका स्कोर कितना था? सबसे बेस्ट प्रदर्शन झुंझुनू का ही था, लेकिन झुंझुनू का जो स्कोर है वो क्या था? झुंझुनू का स्कोर क्या था? झुंझुनू का स्कोर था 66.44 66.44 जो है वो झुंझुनू का स्कोर था और सबसे बेस्ट जो था ना वो झुंझुनू ही था। सबसे अच्छा जो है परफॉर्मेंस झुंझुनू का था सतत डेवलपमेंट ग्रोथ इंडेक्स 2024। नेक्स्ट आपका है राजस्थान एसडीजे सूचकांक के बारे में सत्य कथन कौन सा? किसके बारे में? एसडीजे सूचकांक के बारे में सही कथन आपको पहचानना है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। राजस्थान एसडीजे सूचकांक का प्रथम संस्करण 2020 में जारी किया गया था। कब किया गया था? पहला संस्करण है वो 2020 में आया था। राजस्थान एसडीजे सूचकांक का द्वितीय संस्करण वर्ष मार्च 2021 में जारी किया गया था। राजस्थान एसडीजे सूचकांक का तृतीय संस्करण वर्ष 2022 में जारी किया गया था। राजस्थान एसडीजे सूचकांक का चतुर्थ संस्करण चौथा संस्करण अप्रैल 2023 में जारी किया गया था और राजस्थान एसडीजे सूचकांक का 5वां संस्करण मार्च 2024 में जारी किया गया था। अब इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो पहला संस्करण 2020, दूसरा 21, तीसरा 22, चौथा 23 और 5वां 24 में जारी किया गया था। सभी मार्च में जारी किए गए थे। चौथा संस्करण वो अप्रैल में जारी किया गया था। तो आपके चारों ऑप्शन आपके सही है। चारों के चारों ऑप्शन जो है वो आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान को हरित विकास के लिए प्रमुख नीतियां कौन कौन सी है? राजस्थान के ग्रीन डेवलपमेंट जो है उसके लिए लागू की गई हरित नीतियां जो है वो कौन कौन सी नीतियां हैं जिसकी वजह से ग्रीन डेवलपमेंट में आपको सहयोग मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा ग्रीन डेवलपमेंट करने के लिए? तो राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं जिसकी वजह से ग्रीन डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023, जलवायु परिवर्तन नीति 2023, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2022। इनमें से कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपके हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट में सहायक रहेगी कि इस तरह का विकास जहां पे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए या पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए डेवलपमेंट करने की जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को आगे कायम रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करने के लिए कौन सी नीतियां हैं जो उसमें सहायक सिद्ध हो सकती है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति बिल्कुल सही है। ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023, जलवायु परिवर्तन नीति 2023, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। चारों नीतियां जो है वो आपकी इस तरह की नीतियां हैं जिससे राजस्थान में हरित विकास को बढ़ावा मिल सके, ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट आपका है नवंबर 2024 तक राजस्थान के कुल डाकघर कितने थे? राजस्थान में नवंबर 2024 तक कुल कितने डाकघर थे? नवंबर
2024 तक राजस्थान में कुल कितने डाकघर कार्यरत थे? तो राजस्थान में नवंबर 2024 तक 11,044 डाकघर जो है वो कार्यरत थे। सितंबर 2024 तक राजस्थान में दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? जो टेलीफोन कंज्यूमर जो कस्टमर जो है टेलीफोन कस्टमर वो 2024 सितंबर 2024 तक कुल कितने थे? कुल कितने जो है सितंबर 2024 तक जो है आपके टेलीफोन उपभोक्ता या दूरसंचार उपभोक्ता थे? 6.59 करोड़ जो है वो दूरसंचार उपभोक्ता थे सितंबर 2024 तक। कितने थे? 6.59 करोड़। राजस्थान राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड, डीबीटी सलाहकार बोर्ड, डीबीटी मीन्स की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम या प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना। मीन्स की सरकार के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को कोई सहायता या सब्सिडी दी जाती है तो पहले क्या दिया जाता था कि प्राइस में कंसेशन करके सहायता दी जाती थी। किस तरीके से कि आपको जो वस्तु आपको प्रोवाइड करवानी उस वस्तु की कीमत आपके लिए कम कर दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में उसका स्वरूप परिवर्तित किया गया है कि आपको जो भी सब्सिडी या जो भी स्कीम या बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा देना है वो डायरेक्ट आपको प्राइस में कंसेशन करके नहीं देकर आपको क्या किया जाएगा कि आपको पे पूरा करना है, लेकिन जो भी कंसेशन या बेनिफिट्स या सब्सिडी दी जाएगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्या किया जाएगा कि जो आपको बेनिफिट्स या सहायता गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी वो सहायता आपको वापस से आपके खाते में कैश के रूप फॉर्म में क्रेडिट कर दी जाएगी। जैसे सपोज कीजिए कि एलपीजी गैस सिलेंडर है जिसमें आपको 1000 रुपए मान लो ले रहे हैं, अब आपको सब्सिडाइज करके आपको गवर्नमेंट देना चाहती है 600 रुपए में, तो यहाँ पे आपको 600 रुपए नहीं लेंगे क्योंकि इससे क्या है कि कालाबाजारी बढ़ती है। लोग है वो आम आदमी तक जिसको जरूरत है उस तक पहुंचने ही नहीं देते, पहले ही बीच में उन चीजों की को इस्तेमाल कर लेते। इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए बिचौलियों का जो प्रभाव है उसको खत्म करने के उद्देश्य से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम या प्रत्यक्ष हस्तांतरण स्कीम जो है योजना शुरू की गई थी। अब आपको ये क्या करना है कि जब भी सिलेंडर लेने जाओगी तो आपको ये 600 रुपए नहीं देने, पूरे 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? पूरे के पूरे 1000 रुपए जो है वो आपको इसमें ट्रांसफर करने वो पे करने होंगे। लेकिन जो 400 रुपए का जो आपको बेनिफिट दिया जाता है, 400 रुपए का जो बेनिफिट है ये बेनिफिट आपको क्या किया जाएगा? आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मींस कि आपको जो यहाँ पे जो बेनिफिट मिलना था 400 रुपए का कि जो 1000 रुपए का सिलेंडर है वो 600 रुपए में मिलना चाहिए, तो 400 रुपए का आपको बेनिफिट देने, लेकिन आपको बेनिफिट इस सिलेंडर के प्राइस में नहीं देकर आपको पूरे 1000 रुपए पे करने। आपका पे करने के बाद में कुछ समय के बाद में ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर आ जाएगा। किसमें आएगा? अकाउंट में आपका पैसा जो है वो ट्रांसफर आ जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट आपको ट्रांसफर दिया जाएगा, नहीं कि प्राइस में कंसेशन देकर डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कैश बेनिफिट आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, ताकि जो बीच में लोगों को पहले बेनिफिट्स मिल जाता था, आप तक जो सुविधा पहुंचानी वहां तक पहुंचने से पहले ही वो है उसका दूसरे व्यक्ति बेनिफिट्स ले लेते थे। इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है वो शुरू की गई थी कि डायरेक्ट ही आपको बेनिफिट्स मिल सके, ना कि किसी बिचौलियों को। तो उससे के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया गया है, उस बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कौन कौन से है सही है। डीबीटी योजना की पहचान और उनकी ऑनबोर्डिंग करना, कि पहले उन योजनाओं की पहचान करना जिसके थ्रू व्यक्ति को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको करना है या डायरेक्ट बेनिफिट देना है। उसके आधार अधिनियम की धारा 7 और 4 के तहत राज्य योजनाओं को अधिसूचित करना। अब इसको डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है वो आधार के साथ में एनेबल्ड है। अगर आपका अकाउंट आधार के साथ में लिंक है तो ही आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, क्योंकि जो डीबीटी का जो पोर्टल है वो एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें आपके आधार कार्ड के साथ में जो बैंक अकाउंट लिंक होता है उसी में पैसा ट्रांसफर होता है। अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो एनपीसीआई के पोर्टल पे आपका डिटेल ही शो नहीं करेगा। इसलिए अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी स्कीम का बेनिफिट लेना हो तो आधार कार्ड उसके साथ में जोड़ना अनिवार्य है। आधार कार्ड जुड़े हुए अकाउंट्स ही उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स को आधार कार्ड के साथ में एनेबल किया गया है। तो आधार कार्ड के थ्रू ही, और आपको स्कीम का बेनिफिट भी आधार कार्ड नंबर से ही दिया जाएगा, तो इसलिए उसके लिए भी अनिवार्य। सर्विस प्लस या राज्य की किसी अन्य पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजना जो है उनका डिजिटलीकरण करना, क्योंकि जो भी स्कीम का बेनिफिट देना है उसका ऑनलाइन प्रोसेस होना चाहिए पूरा का पूरा।
ना कि कहीं पे भी ऑफलाइन हो, ताकि उसका स्पीडली कार्य हो सके समय पे और थोड़ा सा त्वरित रूप से जल्दी कार्य हो सके, उसके लिए डिजिटलीकरण होना अनिवार्य है। तो ये तीनों के तीनों स्कीम्स डीबीटी योजना से सलाहकार बोर्ड जो है वो है उससे संबंधित सही है कि डीबीटी योजनाओं की निगरानी और उनको लागू करने और उनको सही तरीके से और सही समय पे हो सके, इसके लिए डिजिटल सलाहकार डीबीटी सलाहकार बोर्ड बनाए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोर्ड, जिसका कार्य क्या है कि डीबीटी योजनाओं की पहचान करना कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो डीबीटी की श्रेणी में अपने को लेनी है, उनकी पहचान करना और उनको ऑनबोर्डिंग यानी उसके साथ में जोड़ना, क्योंकि ऑनबोर्डिंग जो है वो एनपीसीए के साथ में लिंक रहती है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो डीबीटी के संचालन के लिए उत्तरदायी संस्था है, जो उसका पूरा का पूरा मैनेज करते हैं, डाटाबेस पूरा का पूरा। तो वहां तक इस डिटेल को ऑनबोर्डिंग करना, इसके साथ साथ में आधार अधिनियम की धारा 7 और 4 के तहत राज्य योजनाओं को उसके आधार के साथ में लिंक करवाना, जुड़वाना कि भाई ये हमारी डीबीटी योजनाएं हैं जिनको इनके साथ में अटैच करना है। और उसके अलावा सर्विस प्लस या राज्य के किसी भी पोर्टल के माध्यम से जो डीबीटी योजनाएं जो चालू है उन सबका डिजिटलीकरण करके आसान, सुगम और फास्ट प्रक्रिया है वो अपनाना। तो आपके तीनों जो ऑप्शन है वो आपके सही है। नेक्स्ट आपका है डीबीटी पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति के बारे में सत्य कथन कौन सा है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल जो है उसके बारे में जो राजस्थान से जुड़े हुआ सत्य कथन कौन सा है। वर्तमान में 99 राज्य और 51 केंद्र सहायता प्राप्त योजनाएं डीबीटी पोर्टल पर है। कितनी है टोटल? 99 स्टेट स्पॉन्सर्ड और 51 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो वर्तमान में है वो आपके इसमें योजना डीबीटी में शामिल है। 2024-25 में 5 दिसंबर 2024 तक डीबीटी पोर्टल 27,949.21 करोड़ का लेन देन हुआ। कितना हुआ? डीबीटी पोर्टल के माध्यम से राजस्थान से जुड़ी हुई योजनाएं और राजस्थान के लोगों से जुड़ी हुई योजनाओं में 27,949.21 करोड़ का लेन देन हुआ दिसंबर 2024 तक, 5 दिसंबर 2024 तक। वर्ष 2024-25 में 5 दिसंबर 24 तक डीबीटी पोर्टल 5.71 करोड़ लाभार्थी थे। कितने थे? 5,71,00,000 लोग, करोड़ जो है ना 5.71 करोड़ लोग है वो डीबीटी स्कीम से लाभान्वित थे। 5,71,00,000 लोग जो है वो डीबीटी पोर्टल के आधार पर लाभार्थी थे दिसंबर 2025 तक 24 तक। तो आपके तीनों ऑप्शन जो है वो डीबीटी से संबंधित पोर्टल डिटेल के आधार पे सही है। स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में सत्य कथन है। अभी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है स्टार्टअप्स को, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो है उनको, ग्रीन प्रोजेक्ट स्टार्टअप जो थे उनको फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी स्टैंड अप इंडिया, जिसमें SC ST या वुमेन्स ब्रोवर, SC ST और महिला लाभार्थियों को, किसको? महिला लाभार्थी जो है उनको बेनिफिट्स देने के लिए, उनको स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप उनमें डेवलप करने के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू की गई थी। SC ST व महिला उद्यमी को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। स्पेशली याद रखना स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए थी। ये आपकी अप्रैल 2025 से डिसकंटिन्यू कर दी गई है स्कीम को। ऋण 2024-25 में 31 दिसंबर 2024 तक 587.16 लाख करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए। कितने किए गए? 587.16 करोड़ के ऋण। वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर 2024 तक 2,675 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला। कितने को? 2,675 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिला था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। SC ST और महिला उद्यमी अगर कोई है तो उनको। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर 2024 तक कितने व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा किए गए? देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दो योजनाएं जनधन खातों की जब शुरुआत की थी 2025 में, उस समय सामाजिक सुरक्षा के तौर पे ये दो स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम शुरू की गई थी। जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें 436 रुपए का प्रीमियम आता है, 20 रुपए का प्रीमियम आता है सुरक्षा बीमा योजना में। किसमें? सुरक्षा बीमा योजना। दो योजनाएं हैं। जीवन ज्योति योजना जो है वो है आपकी नॉर्मल लाइफ डेथ बेनिफिट्स, और सुरक्षा बीमा योजना वो है आपकी अकस्मात या एक्सीडेंटल लाइफ
डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट स्कीम है। और सुरक्षा जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो है नॉर्मल लाइफ डेथ बेनिफिट, नॉर्मल डेथ बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। और सुरक्षा बीमा योजना वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट पॉलिसी है। यह 2015 में 2015 में जब जनधन खातों की शुरुआत की गई थी उसमें इनकी शुरुआत की गई थी। कोई भी व्यक्ति जो 50 वर्ष का है, कितना 50 वर्ष तक इसमें जीवन ज्योति में एंटर कर सकता है। और 55 ईयर तक 55 साल तक उसको 55 वर्ष तक रिन्यू करवा सकता है। 55 वर्ष तक की उम्र तक के लिए लागू है। बट एंट्री एज जो आपकी है वो 50 वर्ष रहेगी। बट आप रिन्यू अगर 50 से पहले इंटर कर गए तो 55 वर्ष तक के लिए रिन्यू करवा सकते हो जीवन ज्योति बीमा योजना में, जिसमें सामान्य डेथ पे भी, नॉर्मल डेथ पे भी आपको 2 लाख रुपए का, कितना 2 लाख रुपए का इसमें बीमा रहता है। कितना 2 लाख का, दोनों में 2 लाख का बीमा, इसमें भी 2 लाख का है और इसमें भी 2 लाख का बीमा है। जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा योजना दोनों में आपको 2-2 लाख रुपए का सुरक्षा कवच मिलता है। जीवन ज्योति में 436 रुपए के प्रीमियम में 2 लाख रुपए का बीमा, 50 वर्ष तक की एज एंट्री एज है, 55 वर्ष तक उसको रिन्यू करवा सकते हो और नॉर्मल डेथ बेनिफिट इसमें मिलता है। एक्सीडेंटल जो है आपका जीवन सुरक्षा बीमा योजना वो 70 ईयर तक के लिए एप्लीकेबल है, 70 साल तक के लिए। बट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा आपको 2 लाख रुपए तक का, जो 2 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तौर पे शुरू किए गए थे 2015 में। अब इसमें पूछा यह है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है वो दिसंबर 2024 31 दिसंबर 2024 तक कितने व्यक्तियों का राजस्थान में किया गया, कितने व्यक्तियों का किया गया? 96.85 लाख, 96.85 लाख व्यक्तियों का जीवन बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना वो की गई थी। और ये छोटा प्रीमियम है बट लेना चाहिए। अभी वर्तमान में दोनों ही रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल डेथ भी आजकल कोई भरोसा नहीं कब क्या हो सके व्यक्ति को, और एक्सीडेंटल केस तो वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ रही। तो दोनों योजनाएं जो है उसमें आदमी को जुड़ना चाहिए, ताकि अगर कल को कुछ किसी को हो जाता है तो फैमिली को कम से कम एक फाइनेंशियल सपोर्ट, थोड़ा ही सही लेकिन एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि हमेशा अपने यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी को सही तरीके से बेचा ही नहीं जाता। ये प्रैक्टिकल फैक्ट है कि अपने यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाता है। एक्चुअल इंश्योरेंस पॉलिसी वह होती है जहां पे आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना होता है। अगर जो कंडीशंस आपके एग्रीमेंट में, जो इंश्योरेंस एग्रीमेंट में रखी गई है, उस कंडीशन के या उस घटना के घटित होने पे ही आपको, जैसे गाड़ी का बीमा होता है उसमें क्या कंडीशन होती है कि गाड़ी का एक्सीडेंट अगर होगा तो उसमें जो टूट फूट आएगी उसकी खर्च के लिए आपको क्लेम मिलेगा। अगर आपके गाड़ी को कुछ नहीं हुआ 12 महीने तो कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ऐसी होती है, उसमें जिसको टर्म प्लान बोलते हैं वो होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ पे टर्म प्लान को न तो बेचा जाता है, न उसकी प्रॉपर्ली मार्केटिंग होती है, न लोगों को बताया जाता है। अपने यहाँ पे सीधा सीधा फंडा जो सबसे ज्यादा रूरल सेक्टर्स में चलता है वो LIC एजेंट्स बताते हैं कि साहब ये पॉलिसी है, इतना भरना है, इतना मिलेगा, अगर आपको बीच में जुड़ते हैं तो मनी बैक ले लीजिए जिसमें 5-5 साल से आपको मिलता रहेगा, अदरवाइज आपको 10 साल में 15 साल बाद में इतना मिलेगा। वो भी लमसम बताया जाता है, एक्चुअल उसका कैलकुलेशन नहीं बताया जाता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी व्यक्ति गारंटीड रिटर्न नहीं बता सकता। कुछ प्लान्स होते हैं जिनमें गारंटीड रिटर्न में 5%, 6%, 4% रिटर्न ईयरली आता है, इससे ज्यादा रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं आता। अगर कभी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको लेनी हो तो टर्म प्लान लेना चाहिए, जिसमें आपको इन फ्यूचर बाद में कुछ मिलना नहीं, लेकिन उस घटना के घटित होने पे आपके नॉमिनी को जो है वो पैसा आपको मिलेगा, वो लेना चाहिए। आजकल कुछ इंश्योरेंस कंपनियों में प्रीमियम रिफंड प्लान भी बनाए हैं, जिसमें आप टर्म प्लान लेते हो तो उस पर्टिकुलर समय तक अगर घटना नहीं घटित होती है तो जो आपने प्रीमियम भरा है वो प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा, वो चीज होती है। तो इसके लिए छोटा पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने ये अपनी हेल्प से शुरू किया गया था, जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर 24 तक कितने व्यक्तियों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा किया गया था? सुरक्षा बीमा का प्रीमियम कितना है? 20 रुपए। सम इंश्योर्ड कितना है? 2 लाख। एज कितनी है? लास्ट एज आपकी कितनी है? 70 वर्ष।
एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट क्या है? सुरक्षा बीमा योजना जो है वो आपके एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट स्कीम है, और जीवन ज्योति जो है वो नॉर्मल डेथ बेनिफिट स्कीम है। कौन सी है? नॉर्मल डेथ बेनिफिट स्कीम। टोटल 238.07 लाख व्यक्तियों का 238.07 लाख व्यक्तियों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो दिसंबर 2024 तक किया गया। वर्ष 2024-25 में 31 दिसंबर 24 तक कितने व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना के लिए नामांकित किया गया? अब अटल पेंशन योजना जो है वो एक सामाजिक पेंशन स्कीम जो है वो है, इसमें आपको 1000 से लेकर 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 ये पेंशन प्लान आपके रहेंगे कि आप तो या तो मंथली 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए या 5000 रुपए की स्कीम है वो आप चूज कर सकते हैं। इनका प्रीमियम आपके पेंशन अमाउंट और आपकी एज जो है उसके अनुसार आपको प्रीमियम रहेगा। एंट्री एज जो आपकी है वो 18 से 40 की है। कितनी है? 18 वर्ष से 40 वर्ष का व्यक्ति इसमें एंटर कर सकता है। पेंशन स्टार्ट डेट जो रहेगी आपकी, पेंशन स्टार्ट डेट जो है, पेंशन स्टार्ट होगी 60 ईयर पर। कब होगी? 60 ईयर पे आपको पेंशन स्टार्ट होगी। जो आपने स्कीम उसमें से लिया है वो आपको उसके हिसाब से मिलेगा। सपोज कीजिए कि आपने 5000 रुपए मंथली पेंशन लिया है तो 5000 रुपए आपको मंथली पेंशन जो है वो मिलेगी जब तक आप सर्वाइव करते हो तब तक। 60 ईयर से आपकी पेंशन स्टार्ट होगी, जब तक आप सर्वाइव कर रहे हो तब तक आपको पेंशन मिलेगी। इसके बाद में आपका नॉमिनी जो रहेगा, जो नॉमिनी रहेगा, नॉमिनी को कॉर्पस फंड आपको जो है, कॉर्पस फंड जो रहेगा ना, वो कॉर्पस फंड अप्रोक्सीमेटली जो गवर्नमेंट का कैलकुलेशन है वो 8.5 लाख के आसपास में जो है वो कॉर्पस फंड आपका बनेगा, वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। ये अटल पेंशन योजना स्कीम्स होती है जिसमें एंट्री एज आपकी 18 से 40 वर्ष की है, पेंशन स्टार्ट डेट 60 ईयर है, 1000 to 5000 के बीच में आपको पेंशन चूज करने का ऑप्शन रहेगा। प्रीमियम आपकी एज की और पेंशन के अकॉर्डिंग आएगा, और 60 ईयर से आपको पेंशन स्टार्ट होगी जो आपके सर्वाइवल तक रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो नॉमिनी को जो आपका कॉर्पस फंड जो है वो कॉर्पस फंड नॉमिनी को मिल जाएगा। वो एज पर पेंशन के हिसाब से रहेगा। अगर 5000 की स्कीम आप चूज कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख के लगभग आपका कॉर्पस फंड जो एज पर गवर्नमेंट कैलकुलेशन जो बताया है उसके हिसाब से इतना आपको मिल जाएगा। ये अभी करंट स्थिति जो है अटल पेंशन योजना में है। इन फ्यूचर में चेंज होते रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हर साल टैक्सेशन में और स्कीम्स में चेंज करती है। कब कहां पे क्या चेंज आएगा वो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन वर्तमान स्थिति जो है वो ये है इसकी। तो आपका कि अटल पेंशन योजना के लिए दिसंबर 24 तक कुल कितने नामांकित किए गए थे, कितने लोगों का अटल पेंशन योजना जो है वो की गई थी, तो कितने लोग हैं? 36.62 लाख व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना की गई थी दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2024-25 में 21 जनवरी 2025 तक कितना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन शिशु श्रेणी में दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो है, मुद्रा लोन की जो है वो 4 श्रेणियां, पहले 3 श्रेणियां थी। इस साल अप्रैल 2025 से एक चौथी श्रेणी और बना दी गई, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी उसको अभी कितना कर दिया है? 20 लाख रुपए। पहले कितनी थी? 10 लाख रुपए अधिकतम सीमा थी, वर्तमान में इसकी अधिकतम सीमा है वो 20 लाख की कर दी। अब इसमें आएगा अप टू 50,000। सेकेंड कैटेगरी जो आएगी 50,000, 1 से 5 लाख तक, अप टू 5 लाख। थर्ड श्रेणी जो आएगी वो आएगी आपकी 5 लाख 1 रुपए से अप टू 10 लाख। और तीसरी आएगी आपकी चौथी श्रेणी जो नई शुरू की गई है 10 लाख 1 रुपए से अप टू 20 लाख। ये 4 श्रेणियां जो है वो मुद्रा लोन की है। अब कौन कौन सी है? पहली श्रेणी है अप टू 50,000 शिशु। दूसरी कौन सी है? 50 से 5 लाख के बीच में किशोर। तीसरी आपकी जो है 5 लाख से 10 लाख के बीच में तरुण, और 10 लाख से 20 लाख के बीच में आपकी है तरुण प्लस। ये 4 स्कीम्स जो है वो मुद्रा लोन के तहत आपको दिए जाते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि कितने लोगों को
कितना जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन शिशु श्रेणी में वितरित किया गया। अमाउंट पूछा है कि कितना अमाउंट जो है शिशु श्रेणी के अंतर्गत 2024 में वितरित किया गया। तो कितना वितरित किया गया था, 1556 करोड़ रुपए का जो है वो मुद्रा लोन शिशु श्रेणी कैटेगरी के अंतर्गत वितरित किया गया था 2024-25 में 21 जनवरी तक। नेक्स्ट आपका है 21 जनवरी 2024-25 तक कितना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन किशोर श्रेणी, किसमें, किशोर श्रेणी जो है उसमें कितना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो है आपका 21 जनवरी 2025 तक वितरित किया गया। तो 7,791 करोड़ रुपए जो है वो किशोर श्रेणी के अंतर्गत वितरित किया गया। नेक्स्ट आपका है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आपको 700 प्लस एमसीक्यू जो है, 700 नहीं, आपको इसमें टोटल जो है वो आपको कितने मिल रहे हैं, 950 क्वेश्चन। कितने, 950 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, 950 क्वेश्चन। 8 टेस्ट, एक मेगा टेस्ट, टोटल 9 टेस्ट आपको मिलेंगे, टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। लाइव वीडियो सॉल्यूशन आपको सभी का करवाया जा चुका है, पीडीएफ आपकी इसकी अवेलेबल होगी, साथ में बजट का सॉल्यूशन भी आपको इसमें मिलेगा। और राजस्थान के सभी एग्जाम्स में आती है, तो अगर किसी को भी लेनी हो तो 99 रुपीज इसकी फीस है। और अभी करंट में आपको इसका जो मकर संक्रांति का जो बेनिफिट्स है वो आपको डिस्काउंट का बेनिफिट्स भी आप इसमें ले सकते हो। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था एपी वाला, उसमें आपके 20 में से 13 क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज में से आए थे। कितने, 13 क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है उसमें आए थे। वर्ष 2024-25 में 21 जनवरी 2025 तक राजस्थान में 25 तक कितना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन तरुण श्रेणी में, किसमें, तरुण श्रेणी में वितरित किया गया था 21 जनवरी 2025 तक। तो 21 जनवरी 2025 तक 5,262 करोड़ रुपए जो है वो तरुण लोन वितरित किए गए थे 21 जनवरी 2025 तक। वर्ष 2024-25 में 21 जनवरी 2025 तक कितना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन टोटल वितरित किया गया था। टोटल जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है वो आपके कितना वितरित किया गया, कब तक, 21 जनवरी 2025 तक 14,609 करोड़ रुपए जो है वो मुद्रा लोन वितरित किया गया था। कब तक, 21 जनवरी 2025 तक। सितंबर 2024 तक राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं, जो रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वो कितने थे, उसकी कितनी शाखाएं थी सितंबर 2024 तक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस उद्देश्य से स्थापित किए गए थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष तौर से कृषि क्षेत्र के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनको एक की जो आपकी वाणिज्यिक बैंक या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो होती है वो स्पॉन्सर्ड करती है। इसके अलावा नाबार्ड के द्वारा नियमित होती है, नाबार्ड के द्वारा इनका कंट्रोल रहता है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा भी इसमें रहता है। 1593 में टोटल शाखाएं सितंबर 2024 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की थी। सितंबर 2024 तक राजस्थान में विदेशी बैंक की कितनी शाखाएं थी, जो फॉरेन बैंक थी उनकी कितनी शाखाएं थी 2024 तक, सितंबर 24 तक 5 शाखाएं विदेशी बैंकों की शाखाएं थी। कितनी थी, 5 बैंकों की शाखाएं थी, 5 विदेशी शाखाएं थी। सितंबर 24 तक राजस्थान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी, सार्वजनिक बैंक वो बैंक होते हैं जो सरकार का, जिसमें 51% होल्ड जो है वो गवर्नमेंट का होता है, 51% से ज्यादा जिसकी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास में होती है उन बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से बोलते हैं। और कितनी शाखाएं थी, 4,271 शाखाएं जो है वो थी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की। नेक्स्ट आपका सितंबर 2024 तक राजस्थान में निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी थी। निजी क्षेत्र की वो बैंक से जिसमें सरकार का कोई स्टेक नहीं होकर प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा संचालित और प्रशासित जो होती है बैंकें, उनको निजी क्षेत्र के बैंक बोलते हैं। और कुल 2093 शाखाएं जो है वो निजी प्राइवेट बैंक्स की थी। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की अधिपाष्टित या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना मेगावाट थी। दिसंबर 24 तक जो है ऊर्जा की जो इंस्टॉल्ड या अधिपाष्टित क्षमता जो है वो कितनी थी, तो 26,325.19 मेगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी दिसंबर 2024 तक। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का स्रोत नहीं है, कौन सा ऐसा स्रोत है जो राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का नहीं है।
पवन ऊर्जा होती है राजस्थान में, परमाणु ऊर्जा भी होती है, बायोमास ऊर्जा भी है। ज्वारी ऊर्जा का स्रोत राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। ज्वारी ऊर्जा जो समुद्री इलाके जहां पे होते हैं वहां पे होती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ऊर्जा का क्षेत्र और अधिपाष्टिक क्षमता दिसंबर 2024 तक कि कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और ऊर्जा के कौन से क्षेत्र की कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। पहला आपका है सौर ऊर्जा 5282.66 मेगावाट, पवन ऊर्जा 4414.12, बायोमास ऊर्जा 124.85 और कुल ऊर्जा जो आपके 26,325.19 मेगावाट है। 231 और 4 क्या है 2314। सौर ऊर्जा की कैपेसिटी कितनी है वर्तमान में, अधिपाष्टिक क्षमता सौर ऊर्जा की आपकी जो है वो 5482.66 है, पवन ऊर्जा 4414.12, बायोमास ऊर्जा 124.85 और कुल ऊर्जा 26,325.19 मेगावाट जो है वो वर्तमान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान में दिसंबर 24 तक राजस्थान की स्वयं भागीदारी परियोजनाओं की ऊर्जा की अधिपाष्टिक क्षमता कितनी है। स्वयं की और भागीदारी वाली परियोजनाओं की जो कैपेसिटी जो है वो राजस्थान की कितनी है अधिपाष्टिक क्षमता कि जो खुद की योजनाएं राजस्थान की है या पार्टनरशिप परियोजनाएं जो राजस्थान सरकार की है उनसे उत्पादित ऊर्जा की अधिपाष्टिक क्षमता कितनी है। 9447.79 मेगावाट जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है राजस्थान की स्वयं की और भागीदारी परियोजनाओं की। दिसंबर 24 तक राजस्थान में कुल प्रसारण तंत्र सर्किट किलोमीटर कितना था। जो प्रसारण तंत्र जो सप्लाई जो है सिस्टम वो टोटल कितने सर्किट किलोमीटर था राजस्थान का दिसंबर 2024 तक कितना था। दिसंबर 2024 तक 44,638 सर्किट किलोमीटर जो है वो आपका कुल प्रसारण तंत्र जो है राजस्थान में दिसंबर 2024 तक था। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ग्रिड सब स्टेशन और उनकी उपलब्धता दिसंबर 2024 तक कि कौन से ग्रिड सब स्टेशन के कितने जो है वो टोटल इंस्टॉल्ड है। 132 ग्रिड सब स्टेशन, 220, 400 और 765 ग्रिड सब स्टेशन। 132 ग्रिड सब स्टेशन 500, 220 ग्रिड सब स्टेशन 130, 400 के 19 और 765 के 2 ग्रिड सब स्टेशन राजस्थान में वर्तमान में इंस्टॉल्ड है। कितने हैं 132 के 500, 220 के 130, 400 के 19 और 765 के 2 ग्रिड स्टेशन वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत है। तो इसमें आपका हो गया 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, उपभोक्ता की कैटेगरी श्रेणी और संख्या कितनी है उपभोक्ता की 2024 तक दिसंबर 2024 तक उपभोक्ता और उपभोक्ता की कैटेगरी। घरेलू उपभोक्ता 153.72, अघरेलू उपभोक्ता 17.61, औद्योगिक उपभोक्ता 3.25 और कृषि उपभोक्ता 20.13 टोटल है। तो इसमें कौन सा हो गया आपका 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1 कि घरेलू उपभोक्ता वर्तमान में कितने हैं 153.72 लाख है, अघरेलू उपभोक्ता 17.61 लाख, औद्योगिक उपभोक्ता 3.25 लाख और कृषि उपभोक्ता जो है वो आपके 20.13 लाख टोटल वर्तमान में राजस्थान में है। नेक्स्ट आपका है प्रथम और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, किसका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित हिंदी साहित्य का इतिहास शून्य से सीकर तक, प्रतिदिन लाइव क्लासेज, पीडीएफ नोट्स, अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स की क्लास टेस्ट और डाउट क्लियरिंग क्लासेज है। मैया सर द्वारा सारा का सारा कोर्स करवाया जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में विशेष तौर से, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट और टीजीटी पीजीटी सभी में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। लाइव क्लासरूम क्लासेज रहेगी, क्लासरूम से जो है वो लाइव रहेगा आपका तो क्लासरूम से तो किसी भी भाई को अगर हिंदी साहित्य की तैयारी करनी है हिंदी साहित्य के इतिहास की तो इस टोल फ्री नंबर पे संपर्क करके या फिर आप कोर्स को परचेज करके इसकी डिटेल ले सकते हो कोर्स पे जाके। नेक्स्ट आपका दिसंबर 2024 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। दिसंबर 2024 तक जो है वो कुल कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया था दिसंबर 2024 तक 45,536 गांवों को विद्युतीकृत किया गया था दिसंबर 43,965 गांवों को विद्युतीकृत किया गया था दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक कितने कृषि कनेक्शन प्रदान किए गए।
2024-25 में कितने कृषि कनेक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए कितने कृषि कनेक्शन प्रदान किए गए हैं? 72,373 कनेक्शन प्रोवाइड करवाए गए। कितने? 72,373 कनेक्शन 2024-25 में दिए गए। कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट सी फीडर लेवल सोलराइजेशन के लक्ष्य है। जो फीडर लेवल सोलराइजेशन कुसुम योजना कंपोनेंट सी जो है उससे संबंधित योजना के अंतर्गत चयनित कुल सब स्टेशन कितने हैं? 5020। कि आपको सब स्टेशन के आसपास में सोलर प्लांट इंस्टॉल करना है और उसकी जो ऊर्जा जो उत्पादित होगी वो उस पर्टिकुलर ग्रिड जो आपका स्थापित है, जो सब स्टेशन स्टेब्लिश है, उसको सप्लाई आपको करनी है और उसकी रेट आपके एज पर एग्रीमेंट निर्धारित होगी। उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपको उसका जितनी आप सप्लाई करोगे उतनी पैसा आपको देगी। सूर्य ग्रहण है तो लक्षित कृषि उपभोक्ता 14.21 लाख। सोलर पावर प्लांट की लक्षित क्षमता 17,155 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। कंपोनेंट सी में फीडर लेवल सोलराइजेशन का जो कुसुम योजना है उसमें सभी ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उस योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है? आपको अपने घर के जो है छत पे सोलर रूफटॉप जो है सोलर का है वो लगाने का है। उसको लगाने के लिए आपको केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 और राज्य सरकार के द्वारा 17,000 की सब्सिडी आपको दी जाती है। अगर आप 3 किलोवाट का अगर लगाते हो, 3 केवी वाट का लगाते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 180 के लगभग कॉस्टिंग बताते हैं। वेंडर जो है इंस्टॉलेशन करने वाले वो 1,80,000 रुपए के लगभग आपके इसकी कॉस्टिंग बताते हैं, जिसमें से 78,000 जो है 78,000 रुपए केंद्र से और 17,000 राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है आपको। टोटल आपको 95,000 की सब्सिडी मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 95,000 की मिल जाएगी। 180 के आसपास, 170 से 180 के बीच में इसकी इंस्टॉल्ड है जो है वो। अब इसमें जो भी ऊर्जा उत्पादित होगी, जितने यूनिट ऊर्जा उत्पादित होगी वो आपके बिल में एडजस्ट होगी। सपोज कीजिए कि आपने 100 यूनिट ऊर्जा उत्पादित हुई पूरे महीने में और आपने अगर 100 यूनिट ही ऊर्जा अगर खपत की है तो आपको बिल नहीं आएगा। उससे ऊपर आप अगर खर्च करोगे तो आपको बिल आएगा। उससे कम खर्च करोगे तो नेक्स्ट बिल के लिए आपको कम्युनिटी वो आपकी सेविंग होती जाएगी। जो यूनिट्स आपने उससे जो उत्पादित किए वो यूनिट्स आपकी एक्स्ट्रा यूनिट जो होगी उस आपकी उसमें सेव होती जाएगी क्यूमुलेटिव रूप से। योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को की गई थी। योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना, योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना। ये प्रश्न याद रखना, इसमें से महत्वपूर्ण है और अभी सबसे ज्यादा इसी पे गवर्नमेंट का भी जो है फोकस ज्यादा है, तो इस पे ध्यान रखना। केंद्र द्वारा सब्सिडी कितनी है ये याद रखना 78, राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी कितनी है 17,000। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई। 1 करोड़ का टारगेट है, 300 यूनिट तक फ्री प्रदान की जाती है। तो तीनों ऑप्शन आपके जो है वो सही है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन है। अब राजस्थान से संबंधित इसमें आया, राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा। राजस्थान का लक्ष्य कितना है? 5 लाख घरों में। दिसंबर 24 तक 22,657 उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया। कितने लोगों को दिया गया अभी तक? 22,657 को अप टू 2024 दिसंबर तक। दिसंबर 24 तक 111.77 मेगावाट के सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित हो गए। कितने के हो गए? 111.77 मेगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वर्तमान में हो चुकी है। किससे? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। 5 लाख का लक्ष्य है, 22,657 दिसंबर 24 तक और टोटल उत्पादन जो है वो 111.77। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में सत्य कथन है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है वो किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने से संबंधित है। किससे संबंधित है? किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने से। 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली किसानों को प्रदान की जाती है। दिसंबर 24 तक 18.59 लाख किसान उपभोक्ता को मुफ्त बिजली प्रदान की गई। दिसंबर 24 तक 16,709.24 करोड़ का अनुदान दिया गया। तीन ऑप्शन आपके सही है। इससे संबंधित किसान मित्र मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें आपको
2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली 18.59 लाख दिसंबर 24 तक को प्रदान की गई और टोटल जो खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया 16,704.9.24 करोड़ का खर्च किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के बारे में सत्य कथन है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू कनेक्शन से संबंधित, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कृषि कनेक्शन से संबंधित है, दोनों को अलग अलग रखना। किसान मित्र ऊर्जा योजना कृषि कनेक्शन से संबंधित है, निःशुल्क बिजली योजना जो है वो आपकी किससे संबंधित है, घरेलू उपभोक्ताओं से संबंधित है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है, कितनी है, 100 यूनिट। दिसंबर 24 तक 95.79 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की गई। दिसंबर 24 तक 7,940.42 लाख करोड़ का अनुदान दिया गया। तीनों ऑप्शन आपके सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो आपके सही है। नेक्स्ट आपका है भरला सोलर पार्क जोधपुर के बारे में सत्य कथन है। भरला में जो सोलर पार्क स्थापित किया गया उसके अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग फेज में स्टेब्लिश किया गया, उससे संबंधित है कि कौन सा फेज कब स्टेब्लिश किया गया। फेज प्रथम 65 मेगावाट का, फेज द्वितीय आपका 680 मेगावाट का, फेज तृतीय 1000 मेगावाट का और फेज चतुर्थ जो है 500 मेगावाट का। 4 फेज अभी तक स्टेब्लिश हो चुके हैं। पहला फेज जो है वो 65 मेगावाट का राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया। एजेंसी कौन सी है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। फेज द्वितीय 680 राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा दूसरा फेज भी, दोनों फेज पहला और दूसरा जो टोटल 65 और 680 मेगावाट के हैं राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्टेब्लिश किए गए। फेज तृतीय 1000 मेगावाट का, कितना है, 1000 मेगावाट का आईएल एंड आईएफएस एनर्जी डेवलपमेंट एंड सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ लिमिटेड राजस्थान के द्वारा जॉइंट वेंचर के तौर पर स्टेब्लिश किया गया है। और फेज चौथा जो है वो 500 मेगावाट का अंडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के अंडानी ग्रुप और राजस्थान अक्षय ऊर्जा के साथ में जो है जॉइंट वेंचर के तौर पे अंडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड नाम से नई फर्म बनाकर इसको स्थापित किया गया है। तो आपके चारों ऑप्शन 1 2 3 4 जो है वो आपके सही हो गए। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सोलर पार्क और उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। सोलर पार्क और उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क, नोक सोलर पार्क, पुंगल सोलर पार्क और बोडाना सोलर पार्क जो है वो है कि इनकी किसकी कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। फ्लोदी पोखरण सोलर पार्क जो है 750 मेगावाट, नोक सोलर पार्क जो है 925 मेगावाट, पुंगल सोलर पार्क 2450 मेगावाट और बोडाना सोलर पार्क है उसकी 2000 मेगावाट की कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, फ्लोदी 750, नोक 925, पुंगल सोलर पार्क 2450 और बोडाना सोलर पार्क है उसकी 2000 है। 1 2 3 4 जो है वो आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही स्टेटमेंट कौन सा है। राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित ही प्रश्न है। मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल सड़क मार्ग की लंबाई 3,17,121 किलोमीटर। मार्च 24 तक राजस्थान में सड़क घनत्व 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। घनत्व जो था वो कितना था, 92.66। राजस्थान का सड़क घनत्व राष्ट्रीय घनत्व से कम है और राष्ट्रीय सड़क घनत्व 165.25 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। चारों स्टेटमेंट आपके सही है। कुल लंबाई 3,17,121 किलोमीटर, राजस्थान का सड़क घनत्व 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय घनत्व से कम है और राष्ट्रीय घनत्व जो आपका है वो 165.25 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सड़क और कुल लंबाई। जो सड़क और उसकी कुल लंबाई जो है उसको जोड़ता है कि अलग अलग पार्ट्स में कि ग्रामीण सड़क है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट लेवल की सड़क से कौन सी सड़क की कितनी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 किलोमीटर राजस्थान में, राज्य मार्ग जो है 17,376 किलोमीटर, जिला मुख्य जिला सड़क 14,372 और ग्रामीण सड़कें हैं वो 2,06,318 किलोमीटर है। तो सही सुमेलित आपका 1 2 3 4 जो है वो सही सुमेलित है। सही सुमेलित क्या है आपका 1 2 3 4 जो है वो आपका सही सुमेलित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए राजस्थान में शिक्षा के विकास के संदर्भ में। जो एजुकेशन डेवलपमेंट है उसके संदर्भ में आपको सही सुमेलित करना है।
राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय विद्यालय में नामांकन, इनको आपको सुमेलित करना है। तो राजस्थान में कुल राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने? 45,531। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने? 19,739। महात्मा गांधी जो अंग्रेजी मीडियम जो स्कूल है, मॉडल स्कूल है, वो है 3,737 और कुल नामांकन जो है वो 76.76 लाख राजस्थान में सरकारी स्कूलों में है। तो कौन सा हो गया आपका सही सुमेलित? 1 2 3 4 जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के संदर्भ में सत्य कथन है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो है वो इंग्लिश मीडियम संचालित है। एक विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है वो भी इंग्लिश मीडियम से संचालित है। दिसंबर 24 तक 3,737 विद्यालय संचालित है। वर्ष 2024-25 में कुल नामांकन 4,94,044 है और वर्ष 2024-25 में औसतन नामांकन संख्या है वो 132 रही है। आपके उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट आपका है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा? कौन सी? प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है उसके संदर्भ में आपका सही कथन कौन सा है? अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जाती है। किस किस को दी जाती है? अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लोगों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है 10वीं क्लास से पहले। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रदान की जाती है। कितने? कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को जो अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय का उनको प्रदान की जाती है। प्रति वर्ष 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितनी की जाती है? 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता। कक्षा 6 से 11 तक के प्रत्येक कक्षा मेंस में 50% तक लाना अनिवार्य। कितना है? 50% अंक लाना अनिवार्य अगर इस छात्रवृत्ति स्कीम का इसका बेनिफिट लेना है तो। और दिसंबर 24-25 में दिसंबर 24 तक वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 1023.17 लाख व्यय किए गए। कितना किया गया? 1023.17 लाख रुपए है वो व्यय किए गए। पांचों ऑप्शन आपके सही है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति SC ST और माइनर कम्युनिटी को कक्षा 6 से 12 तक 50,000 रुपए तक प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता, बट कक्षा 6 से 11 तक 50% मिनिमम लाना अनिवार्य है। और 2024-25 में आपके 1023.17 रुपए खर्च किया गया। कुल कितना खर्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पे? 1023। अब इसके जो है कंडीशन क्या है? SC ST माइनर कम्युनिटी 6 से 12 तक 50,000 रुपए सालाना और 6 से 11 तक में आपको 50% मिनिमम मार्क लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के संदर्भ में सही या सत्य कथन कौन सा है? किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल कार्यरत है। 55% सीट जो है वो बालिकाओं के लिए आरक्षित है। यह ध्यान रखना। कितनी सीट है? 55% सीट जो है वो बालिकाओं के गर्ल्स के लिए रिजर्व है। केंद्रीय माध्यमिक की शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबंध है। ये किससे? CBSE संचालित है। ध्यान रखना CBSE से संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा संचालित, मेंस की CBSE द्वारा संचालित है। तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है वो कौन से? CBSE एफिलिएटेड है। बाकी स्कूलें जो महात्मा गांधी जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम वो आपकी RBSE या राजस्थान बोर्ड से संचालित है। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 24 तक 64,465 विद्यार्थी जो है वो नामांकित है। कितने थे? 64,465। आपके चारों के चारों ऑप्शन सही है। कुल 134 मॉडल स्कूल संचालित है। 55% रिजर्वेशन गर्ल्स को और CBSE बोर्ड एफिलिएटेड है। और 2024-25 में नामांकन जो है वो आपका 64,465 था। तो चारों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट आपका है राजकीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने व आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल शुरू किया जिसके माध्यम से लोग डोनेशन कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल सुविधा और सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो पोर्टल है आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल। कौन सा है? ज्ञान संकल्प पोर्टल जो है वो सरकार के द्वारा शुरू किया गया गवर्नमेंट स्कूलों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए।
प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना जो है के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? पीएम श्री योजना का फुल नेम जो है वो आपका है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। राजस्थान में 639 विद्यालयों का चयन किया गया। कितने? 639 जो है टोटल स्कूल्स का सिलेक्शन हुआ है। चयनित विद्यालय में 3.15 लाख विद्यार्थी दिन रहते। कितने हैं? 3.15 लाख विद्यार्थी वो पढ़ रहे हैं। पीएम श्री स्कूलों के लिए वर्ष 2024-25 का बजट जो है 366.75 करोड़ है। कितना है? 24-25 के लिए जो बजट आवंटित है वो आपका 366.75 करोड़ है। और पीएम श्री स्कूलों में 84 प्राथमिक, 554 माध्यमिक और एक संस्कृत स्कूल है। टोटल 639 है, उसमें से आपके 84 प्राथमिक स्कूल है, 554 माध्यमिक है और एक संस्कृत स्कूल है जिनका नॉमिनेशन हुआ है, जिनका चयन हुआ है। उसमें 84 प्राथमिक, 554 माध्यमिक और एक संस्कृत। आपके चारों ऑप्शन सही है, चारों के चारों ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट आपका वरिष्ठ अध्यापक हिंदी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अब ऑनलाइन मोड में, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हुई थी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के लिए, अब वो ऑनलाइन मोड पे भी आपको उपलब्ध है, जिसकी फीस है मात्र 1599 रुपए। अभी आपको मकर संक्रांति का 14% आप डिस्काउंट ले सकते हो मैया पाठशाला ऐप पर जाके। और अगर डिटेल जानकारी अगर कुछ चाहिए तो आप इन पे संपर्क कर सकते हो टोल फ्री नंबर पे। और कुल 24 टेस्ट है जो आरपीएससी के नवीनतम पाठ्यक्रम जो न्यू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न जो एग्जाम का है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट आपका है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संदर्भ में सत्य कथन है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो आपके आवासीय विद्यालय, हॉस्टल फैसिलिटी वाले स्कूल से है। राजस्थान में 342 कितने? 342 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। वर्ष 2024-25 में 43,543 बालिकाएं अध्ययनरत है। वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा अनुबंधित राशि जो है 21,426 लाख 99 लाख रुपए है वो राजस्थान से केंद्र सरकार से मिले है। टोटल 342 स्कूल है और 43,543 बालिकाएं उसमें अध्ययनरत है। तीनों ऑप्शन आपके सही है। और आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान में एलोपैथिक चिकित्सा संस्थानों की संख्या के साथ में चिकित्सा संस्थान और उनकी संख्या कौन सी है? किस टाइप के कितने एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान राजस्थान में दिसंबर 2024 तक थे? अस्पताल, बड़े अस्पताल जो है वो 238, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 815, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र पे 2478 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्र में 57 कार्यरत थे। तो 1 2 3 4 जो है वो आपका सही सुमेलित है कि अस्पताल 238, सरकारी स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 815, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण में 2478 और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी है वो 57 वर्तमान में कार्यरत है। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है वो है उसके संदर्भ में सही कथन कौन सा है? क्योंकि वर्तमान में जो राजस्थान की जो मेडिकल फैसिलिटी जो है वो सबसे बेस्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा मेडिक्लेम फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाई गई है वो सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छी पॉलिसी है ये। इसमें आप ना केवल निःशुल्क शामिल होने वाले परिवार शामिल हो सकते हैं बल्कि इसमें आप भी शामिल हो सकते हो प्रीमियम देकर। अगर निःशुल्क कैटेगरी में नहीं आते हो तो आप इसका नॉमिनल नाम मात्र का प्रीमियम पे करके भी आप इसमें शामिल हो सकते हो। 25 लाख तक का प्रति परिवार केसलेस उपचार प्रदान किया जाता है। कितना सम इंश्योर्ड कितना है? 25 लाख का मेडिक्लेम इसमें है, प्रति परिवार है, फैमिली शामिल होती है, इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं। निःशुल्क इलाज के अपात्र परिवार 850 रुपए वार्षिक प्रीमियम भरकर योजना का लाभ ले सकते हैं। 850 रुपए में कुछ नहीं मिलता है। कोई मेडिकल पॉलिसी ऐसी नहीं है दुनिया में जिसमें 850 रुपए में आपको 50,000 का भी मेडिक्लेम मिल सके। तो यहाँ पे आपको बहुत कम कीमत पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा अगर निःशुल्क पात्र नहीं है तो। वर्ष 2024 में 73 डे केयर कैंसर उपचार पैकेज भी शामिल किए, कैंसर को भी इसमें शामिल कर लिए गए। अगर आप अदरवाइज अगर आप मेडिकल पॉलिसी लेते हो तो जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो होती है वो आफ्टर 4 ईयर उसमें शामिल होती है। जब भी आपको मेडिकल पॉलिसी लेते हो तो उसमें 3 तरह की कंडीशंस रहती है एप्लीकेबल। पहला रहता है एक्सीडेंटल केस जो सेम डे से लागू होता है, जिस दिन पॉलिसी दी उसी दिन से। अगर पॉलिसी लेके आप बाहर निकले और कोई ठोक के चला गया तो वो आपके एप्लीकेबल है।
नॉर्मल डे में जो आपको ट्रीटमेंट से अगर लेना है तो वो आफ्टर 1 मंथ होगा, कि 4 दिन बाद में अगर आप बीमार हो गए और 5 दिन हॉस्पिटलाइज रहे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। उसमें कम से कम 1 महीने होना कम चाहिए, पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद में वो एप्लीकेबल होगा। माइनर ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं वो 1 साल बाद में लागू होते हैं। वो छोटे मोटे ऑपरेशन की कैटेगरी है, वो पहले साल आपको नहीं मिलेगा, वो 1 साल बाद में मिलेगा। इसके बाद में फिर आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और मेजर ऑपरेशन। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मीन्स की जो ऐसी बीमारियां जो एक दिन में नहीं हो सकती, धीरे धीरे चलकर होती है, या जो आप पॉलिसी लेते हो उस समय में आपको अगर कोई बीमारी है तो उनके ट्रीटमेंट का इलाज आपको 4 साल बाद में मिलता है। कैंसर, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम्स जो होती है वो लॉन्ग टर्म चलती है, तो ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए पैसा आपको 4 साल बाद में ट्रीटमेंट मिलना शुरू होता है। बट इस पॉलिसी में आपको डे 1 से ये चीजें मिलती है। बहुत शानदार पॉलिसी है, और 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड केवल 850 रुपए मिलना पॉसिबल कहीं पे भी नहीं है। और वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 1675 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। कितना किया गया? 1675 करोड़ रुपए का है वो टोटल व्यय किया गया। चारों ऑप्शन आपके सही है। 25 लाख तक का बीमा, निःशुल्क इलाज के लिए अपात्र को 850 का प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम भर के ले सकते, पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते 850 रुपए में। तो थैंक यू, ये था आपका मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन का पार्ट 2। नेक्स्ट टाइम करेंगे अपन पार्ट 3। तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी भाई कोई तैयारी कर रहा है वो इसमें मकर संक्रांति के स्पेशल ऑफर का बेनिफिट सभी ले सकते हैं, जो मकर संक्रांति के लिए आपके लिए 14% डिस्काउंट 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के लिए आपको अवेलेबल है। थैंक यू।